Okay. A very good morning to all of you, dear students. I am here to teach you the physics in CR Academy. आप लोगों को मैं बताऊं कि आप लोगों ने अभी तक के जो भी साइंस पढ़ा है, CBSE हो चाहे 10वीं तक का स्टेट बोर्ड हो, ये साइंस जो है ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट था। अब 11th-12th में आने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को फेस करने के लिए पूरे साइंस को 3 कैटेगरी में यहां पे डिवाइड कर दिया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये साइंस जो CBSE का था अब 3 सब्जेक्ट में यहां पे डिवाइड हो चुका है। मैं फिजिक्स से रिलेटेड कुछ इश्यूज आप लोगों के सामने रखूंगा और मैं ये चाहता हूं कि हम फिजिक्स की डेफिनेशन से ये पहला लेक्चर शुरू करें। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of the phenomena related to inanimate object। यानी अब जो फिजिक्स साइंस को हम तलाश कर रहे हैं सराउंडिंग में, और स्पेशली जब फिजिक्स पे हम जब कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो द फिजिक्स डील्स विद द फिनोमिना रिलेटेड टू द इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। इनएनिमेट का मतलब यह है कि निर्जीव, ऐसे फिनोमिना जिसमें जीवन नहीं है। एक पौधा छोटा सा जब बीज लगाया, एक पौधा जो है वो बड़ा हो गया, वो जीवन है। एक छोटा इंसान का बच्चा जो है वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, ये जीवन है। लेकिन जब ये पंखा चलता है या फिर ये प्रोजेक्टर और ये कैमरा चलता है, ये जीवन नहीं है। तो इसके अंदर का क्या साइंस है? पंखा चल रहा है, क्यों चल रहा है, किस वजह से चल रहा है? उसमें जब करंट जाता है तो मैग्नेट डेवलप होता है, फिर टॉर्क डेवलप होता है। जीवन नहीं है ये बेजान चीज है। एक पंखा जो है ये एक बेजान चीज है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ काम कर रहा है। तो द फिजिक्स डील्स विद द फिनोमिना रिलेटेड टू द इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। ऐसे फिनोमिना, पंखा चल रहा है, AC चल रही है, प्रोजेक्टर चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, ये फिनोमिना जो है इसमें ये काम कर रहे हैं। तो किस वजह से काम कर रहे हैं? कोई जादू टोना तो है नहीं यहां पर। इसके पीछे का क्या साइंस है, ये स्टडी जो है वो फिजिक्स के अंदर है। फिजिक्स डील्स विद द फिनोमिना रिलेटेड टू फ्रॉम अ वेरी माइक्रो लेवल टू अ लार्ज लेवल। मोशन हो रही है, गाड़ी चल रही है, साइकिल चल रही है, जीवन नहीं है साइकिल के अंदर, गाड़ी के अंदर, ट्रक के अंदर, हवाई जहाज के अंदर जीवन नहीं है, जानदार चीज नहीं है। लेकिन किसी न किसी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की वजह से इसमें जो है वो वर्किंग कैपेसिटी डेवलप हो गई है। तो क्या साइंस है इसके पीछे का? ये जो मोशन हो रही है वो क्या साइंस है? एक मटेरियल है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम का मटेरियल है, उसके अंदर पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मोशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मोशन, किस वजह से मोशन कर रहे हैं, कहां से, ये इसके पीछे का राज क्या है? ये सारी बातें जो है वो फिजिक्स के अंदर आ जाए। धरती जो है वो सूरज के राउंड में घूम रही है, चांद जो है वो धरती के राउंड में घूम रहा है, क्या है इसके पीछे? मैकेनिकल फिनोमिनाज, इलेक्ट्रिकल फिनोमिनाज, ये फिनोमिनाज के अंदर क्या है? ये सारी की सारी डिटेल्स जो है ये हम फिजिक्स के अंदर इनके पीछे के साइंस को ढूंढने की कोशिश करेंगे। जहां तक के एनर्जी का यूटिलाइजेशन का सवाल है, मोशन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की वजह से इंसानों ने की जनरेट की हुई है। पेट्रोल डाला गाड़ी में, गाड़ी चलना शुरू हो गई, गाड़ी में कोई जान नहीं है। साइकिल पे पैडल मारा, हाथ पैडल घुमाया, साइकिल आगे बढ़ गई। साइकिल में जान नहीं है, लेकिन फोर्स लगाया, मोमेंटम जनरेट कर दिया, इस वजह से इसमें मोशन आ गई, वर्किंग कैपेसिटी डेवलप हो गई। तो जो मैं आज आप लोगों को जो पहला लेक्चर यहां पर देना चाह रहा हूं वो ये कि जो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंटिन्यूअसली यूटिलाइज सराउंडिंग टू अस। सो टुडेज लेक्चर, मैं आज का जो पहला लेक्चर जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी,
यानी फिजिक्स का जो मेन पार्ट है कि किसकी वजह से ये दुनिया चल रही है और ये जो भी मोशन और वर्किंग कैपेसिटी यहां पर डेवलप हो चुकी है धरती पर, ये करंट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से यहां पर जो है वो डेवलप हो चुके हैं। मैं आप लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आगे और एक्सप्लोर करूंगा, लेकिन मैं अभी टॉपिक पर आता हूं कि अपन जो आज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, यहां पर फिर उसके बाद अपन अलग अलग लॉज में जाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के। तो सबसे पहले ओहम्स नाम, आपने 10वीं में पढ़ चुके हैं ये सब, कि ओहम्स नाम के साइंटिस्ट ने ये बताया, कंडक्टर से रिलेटेड एक लॉ दिया उसने कि कंडक्टर के साथ क्या होता। तो जब कोई ओहम्स लॉ की जब मैं बात करूंगा, ओहम्स लॉ सबसे पहला बेसिक लॉ है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो ओहम्स ने बोला कि किसी भी कंडक्टर में, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ओके ये कंडक्टर है, किसी भी कंडक्टर में, किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। ओके, जब इलेक्ट्रिसिटी से ये एसोसिएटेड होता, ये कंडक्टर जब इलेक्ट्रिसिटी से एसोसिएटेड होता तो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। ओके, और अगर ये करंट इसके पास है, करंट इसमें से इसमें आया, बहुत सारी बातें और अभी आगे चलेंगे, मैं सिर्फ डायरेक्ट ओहम्स लॉ पर जा रहा। ओहम्स लॉ जो है, ओहम्स नाम के साइंटिस्ट ने ओके कंडक्टर से रिलेटेड एक लॉ दिया, और वो कंडक्टर से रिलेटेड उसने ये लॉ दिया कि द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप अक्रॉस द कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप अक्रॉस द कंडक्टर is directly proportional to the current flowing through the conductor। इस कंडक्टर में जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। ये सिंपल सा लॉ है। सो लॉन्ग एज द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, ये सारा कार्यक्रम जब तक के चलेगा जब तक के इस कंडक्टर का फिजिकल स्टेट कांस्टेंट नहीं रहता। जब ये कांस्टेंट है तो ये चीज है। तो कुल मिलाके ओहम्स लॉ अपने पास ये आ गया। पहले स्टेटमेंट को और दूसरे स्टेटमेंट को जोड़कर मैं बोलूंगा कि जब तक ये कांस्टेंट नहीं रहता, इसका शेप डायमेंशन चेंज नहीं होता, यानी अभी की सिचुएशन में जो डायमेंशन है वो डायमेंशन है, लेकिन फॉर एग्जांपल टेम्परेचर बढ़ गया, ये कंडक्टर ने पिघलना शुरू कर दिया, तो ये लॉ फेल हो जाता। या फिर कोई फोर्स लग गया, इसको ये इलॉन्गेट हो गया, या किसी ने इसको मार दिया ऊपर से, ये थोड़ा सा चपक गया, तो ये लॉ काम में नहीं आता। तो सबसे पहली बात यहां पे ओहम्स लॉ के हिसाब से आती कि सो लॉन्ग एज द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, जब तक के फिजिकल स्टेट कंडक्टर की कांस्टेंट रहती है, जब उस वक्त तक द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी बता दिया कि करंट ज्यादा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा, करंट कम है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम। प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी बता दिया यहां पर। अब अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में जब कन्वर्ट कर दिया, आप लोगों को मालूम है कि जब कोई प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में अपन कन्वर्ट करते हैं तो उस समय जो है यहां पर एक कांस्टेंट को इन्वॉल्व करना पड़ता। तो यहां पे बोला कि अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी को जब इक्वालिटी में कन्वर्ट कर दिया तो उस समय द वोल्टेज इज इक्वल टू द कांस्टेंट कम्स अंडर द कंसिडरेशन, दैट इज नथिंग बट द आर। द वोल्टेज इज इक्वल टू आर आई। ओके, तो दिस प्रोपोर्शनैलिटी इज इक्वेटेड by using a constant, and that constant is nothing but the R, and this constant is called as the resistance. Okay, resistance of the material. Okay, this constant of proportionality is called as the resistance of the material. I will tell you the related issues in this Ohm's law. This V is nothing but the potential difference across the conductor. So this can be measured in terms of voltage, that is volt. The potential difference can be measured by the unit volt. The current can be measured by the unit ampere. Okay, ampere. Okay, and this resistance can be measured with the help of the unit ohm. Okay, ohm.
मीन्स यहां पर जब हम ओहम्स लॉ को देख रहे हैं तो एक बेसिक इक्वेशन हमारे पास आ जा रही है कि V इक्वल टू आर आई, और मेजरमेंट के जो इश्यू मैंने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट द वोल्टेज, करंट इज कैन बी मेजर्ड इन द एम्पियर एंड रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड इन ओहम एंड द सिंबल ऑफ ओहम इज लाइक दैट ओहम, as we are well known. These all things has been studied by you in 10th standard up to 10th, but for sake of simplicity to proceed into the current electricity and higher order laws of the current electricity related to the loop and mesh and all, I have to explain this Ohm's law. So this Ohm's law comes under the consideration that V equal to Ri. V जो है आर आई के बराबर है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस और करंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। तो पता चला कि ये कांस्टेंट आ गया। ओहम्स ने वोल्टेज और करंट के बारे में बोला, प्रोपोर्शनलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के बारे में बोला, तो ये कांस्टेंट आ गया, उसको हम रेजिस्टेंस बोल रहे। तो ये रेजिस्टेंस फिर क्या चीज है? ये रेजिस्टेंस में आगे बढ़ेंगे। ये रेजिस्टेंस क्या चीज है? ये एक कंडक्टर है, तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी ये लेंथ हो गई। अब मैं ये कंडक्टर को जो ड्रॉ किया था, अब ये इसकी लेंथ है। रेजिस्टेंस ऑफ, ये ओहम्स लॉ में रेजिस्टेंस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ गया अपने पास। तो ये जो रेजिस्टेंस है, दिस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी अब ऐसी है कि कंडक्टर छोटा है तो रेजिस्टेंस भी छोटा। जितना लंबा ये वायर बनते जाएगा, जितना ये लंबा ये कंडक्टर बनते जाएगा, उतना ज्यादा इसका रेजिस्टेंस है, यानी करंट की पाथ बढ़ते जा रही है। यहां पर करंट को ज्यादा रास्ता ट्रैवल करना पड़ रहा है, यहां पे लेंथ बढ़ रही। तो अगर लेंथ छोटी हो रही, करंट को कम रास्ता ट्रैवल करना पड़ रहा और उसका जो पथ से उसके अंदर से पास हो जा रहा हो। सो द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेजिस्टेंस, ओहम्स लॉ में रेजिस्टेंस आया था, और अब उस रेजिस्टेंस के अंदर जा रहे हैं अपन के रेजिस्टेंस क्या चीज है। दूसरा चीज, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये जो भी एरिया है इस कंडक्टर का, यहां पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया, ओके, ये एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया अगर बड़ा है तो करंट आसानी से इसमें से फ्लो हो जाएगा। उल्टा, करंट एरिया अगर बड़ा है तो रेजिस्टेंस कम, और जब ये एरिया धीरे 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 छोटा होता जाएगा तो करंट को फ्लो होने के लिए स्पेस नहीं मिलने वाली है। तो कुल मिला के ओहम्स लॉ ने जो कांस्टेंट दिया था वो दो बातों पर डिपेंड है यहां पर, कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो ये दोनों प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम मिला देते तो यहां पे बनता कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L by A। ओके, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L by A। फिर से अगर ये इस प्रोपोर्शनैलिटी को जब इक्वालिटी में कन्वर्ट करने का समय आ जाता तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, ये यहां पर आता अपने पास रो, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, रो L by A। okay, resistance is proportional to rho L, resistance is equal to rho L by A। तो ये जो रो है, अब ये आ गया अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ द रेजिस्टेंस comes under the parameter of the resistance, that the resistance is directly proportional to length and resistance is inversely proportional to area. The constant of proportionality is called as specific resistance now। तो मटेरियल के डायमेंशन पर रेजिस्टेंस डिपेंडेंट है, ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन मटेरियल कैसा है इस पर भी रेजिस्टेंस डिपेंडेंट है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये मटेरियल कॉपर का हो सकता, ये फेरस का हो सकता, एल्यूमिनियम का हो सकता, कंडक्टर की बात कर रहे, जो भी कंडक्टर होगा उसकी करस्पॉन्डिंग स्पेसिफिक प्रॉपर्टी करंट और वोल्टेज से रिलेटेड, दिस इज नथिंग बट द रो एंड दिस इज नथिंग बट द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल रहे इसको। ओके, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और दूसरा हम ये बोल सकते हैं, इसको रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। ओके, रेजिस्टिविटी, ओके, यानी किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी हो गई आपको,
ओहम्स लॉ के हिसाब से जो रेजिस्टिव स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो है ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी। ओके, तो देखे थे कि ओहम्स लॉ में जो भी रिलेशन था V इक्वल टू RI में वोल्ट एम्पियर और ओहम था। जब ये रेजिस्टेंस को ओहम को लेकर जब अपन आगे बढ़े तो पता चला कि एक कांस्टेंट टर्म हमारे सामने आ गई और वो टर्म है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ओके, तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या है, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ये फॉर्मूले को कन्वर्ट करो तो ये रेजिस्टिविटी है, ये इसको ए को अगर इधर लाया, एल को अगर नीचे लाया तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए बाई कैपिटल एल। रेजिस्टिविटी आर ए बाई कैपिटल एल। ओके, ये फॉर्मूला होगा। तो रेजिस्टिविटी कौन सा यूनिट में मेजर करेंगे, तो यहां पर कॉम्बिनेशन है अलग अलग पैरामीटर्स के। यहां पे ओ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का क्या यूनिट रहता, ओहम। एरिया का यूनिट यहां पे मैं लिखता हूं, ये इसकी अगर मैं यूनिट बनाता हूं तो रेजिस्टेंस का में यूनिट मेजर होता, ये होता अपने पास ओहम में, ये इसका सिंबल मैंने आपको पहले बताया ओहम। एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में रहता, तो ये एरिया जो है ये मीटर स्क्वायर में चला गया। ये लेंथ जो है वो मीटर में एसआई सिस्टम में रहती। जैसे अब आप 11वीं में एंटर करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं उनको मेजर करने के लिए जो है वो एक रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज होता, और वो रेफरेंस स्टैंडर्ड को जो है वो यूनिट बोलते हैं अपन। ओके, तो यूनिट्स एंड डायमेंशन ये पहला चैप्टर रहेगा आपका जब आप 11वीं में एंटर करोगे। तो जितने भी फिजिकल पैरामीटर्स हैं, ओके, मोशन से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, मैग्नेट से रिलेटेड, ये सारे पैरामीटर्स की आपको यूनिट्स और उसके कंटेंट यानी डायमेंशन के बारे में जानकारी मिल जाएंगे। मैं यहां पर आप लोग ऐसा समझ के आगे बढ़ रहा कि कम से कम आपको 10वीं में ये बात तो भी मालूम होंगी कि एरिया का यूनिट एसआई सिस्टम में या फिर ये एरिया का यूनिट जो है वो मीटर स्क्वायर रहता है, लेंथ को अपन मीटर में यूज करते हैं। ये ऐसा अज्यूम करके मैं आगे बढ़ रहा। ओके, तो यहां पर रेजिस्टेंस जो है ये ओहम है, ओके, और एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर है, और लेंथ जो है वो मीटर है। ओके, तो ये मीटर से ये जब ये कैंसल होगा दूसरा दो पावर स्क्वायर का पावर, तो यहां पे अपने पास आ जाएंगी ओहम मीटर। ओके, ओहम मीटर अपने पास आ जाएगा। ओके, यानी रेजिस्टिविटी हम काय में मेजर करेंगे, रेजिस्टिविटी हम ओहम मीटर में मेजर करेंगे। ओके, तो पता चला कि ओहम्स ने जो लॉ दिया था, ओके, वोल्टेज और करंट के बारे में, उसमें रेजिस्टेंस आया, रेजिस्टेंस से अपने पास रेजिस्टिविटी आ गई, और अपन मटेरियल की प्रॉपर्टी तक पहुंच गए कि कोई भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी रहती है करंट और वोल्टेज से रिलेटेड, ओके, फ्लो ऑफ करंट और वोल्टेज से रिलेटेड, तो वो उसकी रेजिस्टिविटी रहती। दूसरी चीज, इसी रेजिस्टिविटी को, ओके, इसी रेजिस्टिविटी को मैं थोड़ा सा डिलीट करता हूं, इसी रेजिस्टिविटी को अगर हम यहां पर रेसिप्रोकल देखें कि सिग्मा, ओके, सिग्मा दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन रो रेजिस्टिविटी, ये मटेरियल की रेजिस्टिविटी यानी एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, दिस इज नथिंग बट द रेजिस्टिविटी। ओके, तो sigma is nothing but 1 upon resistivity, and this sigma is called as conductivity. Okay, conductivity, reciprocal of resistivity is nothing but the conductivity. तो यहां पे 1 upon rho, this is nothing but the conductivity. तो conductivity will be L upon RA. Okay, L upon RA, and that is what that the conductivity unit of the conductivity will becomes, okay, meter upon ohm meter square. This is nothing but resistance, so ohm area is nothing but meter square, and this L is nothing but meter, so this is cancel. So 1 upon ohm meter, okay, 1 upon ohm meter, and 1 upon ohm meter can be termed as मोहो, उल्टा कर दो इसको, मोहो पर मीटर। ओके, तो कंडक्टिविटी आ गई अपने पास 1 अपॉन रेजिस्टिविटी एंड 1 अपॉन ओहम, दिस इज नथिंग बट द मोहो। ओके, ओहम का उल्टा रहेगा ये मोहो। ओके, मोहो, MHO मोहो। ओके, MHO मोहो। ओके, तो ये चौथी बात अपने पास आ गई। 4 पॉइंट मैं आप लोगों को सिखाया अभी तक के कि ओहम्स लॉ में
वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टेंस से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तीसरी बात आ गई, और चौथी बात आ गई अपने पास कि कंडक्टिविटी। ओके, ये बेसिक हुआ उसका। तो जहां भी जब भी हम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जाएंगे तो हमको ओहम्स लॉ से पाला पड़ेगा। मटेरियल के प्रॉपर्टी में जाएंगे तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी से हमारा पाला पड़ेगा। ये बेसिक बताकर मैं थोड़ा सा अब इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जा रहा हूं। ओके, तो पहला मुद्दा यहां पर ओहम्स लॉ खत्म होने के बाद अब मैं जा रहा हूं कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या है। ओके, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या है? ओहम्स लॉ ये जो बेसिक है इसमें यूज होने वाला है। ओके, ओहम्स लॉ बिल्कुल इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के एनालिसिस में यूज होने वाला है। 10वीं में पढ़ चुके थे ओहम्स लॉ, फिर भी मैंने थोड़ा सा यहां पर इलॉबरेट कर दिया है ओहम्स लॉ को। ओके, तो यहां पर अब अपन जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ओके, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जा रहे हैं। ओके, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है ना, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। अब बात समझाने वाली ये है कि यहां पर जो मैं इस क्लासरूम में जो भी पढ़ा रहा हूं, यहां पर पंखे लगे हैं, एसी लगा है, कूलर लगा है, एसी लगा है, प्रोजेक्टर लगा है, लैपटॉप लगा है, मोबाइल चार्ज हो रहा है यहां पर, ये सारा एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। ओके, ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में दो बातें मेंटेन होती, पहला तो करंट और दूसरा जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस। जैसा ओहम्स ने बताया, अगर मुझे करंट को मेंटेन करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में दो बातें मेंटेन होती, और ये करंट और वोल्टेज, करंट I और पोटेंशियल डिफरेंस V, और इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन बन जाता तो IV इक्वल टू पावर बन जाती, VI या IV पावर। ये तीनों चीजों को कंट्रोल करते हैं। MSCB 230 वोल्ट अप्रॉक्सीमेट, कम ज्यादा 230 वोल्ट हम तक भेजता, वोल्टेज कांस्टेंट रहता, 230 वोल्ट कांस्टेंट अज्यूम करते अपन। और हमारे जो डिवाइसेस हैं, ये अलग अलग डिवाइसेस अलग अलग करंट को खींचते, उसमें से करंट को लेते। एसी करंट लेगा, बहुत ज्यादा करंट लेगा एसी, क्योंकि कंप्रेसर है, बाकी पूरे एयर कंडीशनिंग के फिनोमिना है, ज्यादा करंट खींचा। पंखे ने खींचा, टीवी ने कुछ करंट खींचा, फ्रिज ने कुछ करंट खींचा। सारी जो इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, ये अपना अपना करस्पॉन्डिंग करंट खींचते रहते हैं। तो वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय जो करंट बनता है, ये पावर बनता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो कि करंट, वोल्टेज और पावर, ये तीनों चीजों पर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जो है वो डिपेंड करता है। अब अगर मुझे करंट को कंट्रोल करना है, यानी ऐसी चीजें यूज, ऐसा एक सर्किट चाहिए जिसमें मुझे करंट को बिल्कुल चेंज नहीं करना है, तो मुझे जो भी इक्विपमेंट है, ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इसको मैं सीरीज में जोड़ूंगा। ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, अगर मुझे करंट को कंट्रोल में रखना है, यानी करंट को मुझे कांस्टेंट करंट की सिस्टम बनाना है, तो मैं इसको सीरीज में रखूंगा। ओके, क्योंकि जब मैं सीरीज में रखूंगा तो एक पाथ रहेगी, और एक पाथ में एक ही करंट रह सकता। समझ लो ये करंट 2 एम्पियर का करंट है फॉर एग्जांपल, और ये पाथ है, तो इस पाथ में 2 एम्पियर का ही करंट रहेगा। एक पाथ में एक बार 2 एम्पियर का, फिर 4 एम्पियर का और 6 एम्पियर का, 3 टाइप के करंट एक वायर में नहीं रह सकते। कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करो। एक ब्रांच है, एक करंट रहेगा। ओके, तो एक ब्रांच एक करंट फॉर एग्जांपल। तो अगर मुझे करंट को कंट्रोल करना है तो मुझे सिस्टम में सीरीज में कॉम्बिनेशन को जोड़ना पड़ेगा, और जब मैं सीरीज में कॉम्बिनेशन को जोड़ूंगा तो मेरा जो करंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, एक पाथ एक करंट। जब मुझे वोल्टेज को मेंटेन करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आप लोगों को। ओके, वोल्टेज में जब मुझे वोल्टेज को मेंटेन करके रखना पड़ेगा कांस्टेंट, तो मुझे ये जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, ये जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, इनको पैरेलल में जोड़ते रहना पड़ेगा, क्योंकि वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंसेस जो है वो कांस्टेंट रहेगी। इसका, ये डिवाइस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, ये डिवाइस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मैं उनको पैरेलल जोड़ता हूं तो सीरीज का मतलब यह है कि एक डिवाइस खत्म हुआ तो दूसरा शुरू हुआ, इसको बोलते हैं सीरीज। ये एक डिवाइस है, इसका दूसरा एंड है यहां पर, इसका स्टार्टिंग पॉइंट, इसका एंड,
ये एंड हुआ तो दूसरा स्टार्ट हो गया, दिस इज नथिंग बट द सीरीज। और अगर दो मुझे कॉम्बिनेशन ये दोनों भी डिवाइसेस को दोनों एंड पर जब मैं एक दूसरे से जोड़ देता, इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ओके, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो बात आपने ध्यान में रखना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जब भी हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में, फंडामेंटल यहां से शुरू हो रहा, यही फंडे आप लोगों के जब बनेंगे तो आप इलेक्ट्रिसिटी के बड़े से बड़े प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो करंट सीरीज में एक जैसा रहता और पैरेलल में वोल्टेज एक जैसा रहता। यह बात को आपने ध्यान में रखना। ओके, अब फॉर एग्जांपल ये बन गया अपना अब इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ओके, यहां पे मैं अभी इसको बोलूंगा कि V की जगह पे मैं पोटेंशियल डिफरेंस नाम का शब्द यूज करूंगा। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब मैंने बोला कि करंट इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में हम जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में मैंने बोला कि पावर, करंट और वोल्टेज इनका सारा खेल है। करंट को मेंटेन करना है सीरीज में जाओ, वोल्टेज को मेंटेन करना है पैरेलल में जाओ। तो यह बन गया एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, बराबर है। तो इसमें तीन चीजें आ जाती है अपने पास अब। ओके, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में तीन चीजें आ गई अपने पास। सबसे पहली चीज आ जाती है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या है। So it is the path. Branch is nothing but the path in the electrical network where the one current can exist. यह पाथ है जहां पर ब्रांच, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का पहला पार्ट है ब्रांच, यानी ये एक ब्रांच है जिसमें एक करंट है। ऐसा पार्ट इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का, ऐसा पार्ट जिसमें एक ही करंट रह सकता है और एक पाथ है तो एक ही करंट, कॉन्सेप्ट तो है। उस पाथ को ही ब्रांच बोलते हैं। ओके, ब्रांच इज नथिंग बट द पाथ ऑफ करंट। और करंट के पाथ को ही ब्रांच बोलते हैं। ऐसी सिचुएशन। अभी दूसरा मुद्दा, नोड किसको बोलेंगे? नोड। ओके, नोड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में दूसरा पार्ट है नोड। पहला पार्ट है ब्रांच, दूसरा पार्ट है नोड। अब सिचुएशन ऐसी है कि फॉर एग्जांपल मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और यहां से आया करंट, और करंट को जब रास्ते मिलते तो निकल जाता। यानी अब करंट जो है वो दो रास्तों में चला गया, एक ये रास्ते से इस डिवाइस में और ये रास्ते से इस डिवाइस में। सो दिस जंक्शन इन द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क वेयर द करंट कैन एंटर और लीव द सिस्टम, जहां पे करंट सिस्टम में आता और सिस्टम से बाहर जाता, this point of the electrical network is called as node of the electrical network. So you have a path of the current, this is nothing but the branch, and the junction is called as, okay, and the junction in the electrical network, okay, in the network is called as the node. Okay, junction in the electrical network is called as the node. Okay, junction in the electrical network is called as node. At the path where the only one current can exist, this is called as the branch. तीसरी चीज है लूप. ओके, लूप और मेश भी बोल सकते हैं इसको. ओके, लूप और मेश थोड़ा सा हायर लेवल पे जा रहे हैं अभी अपन. ओम्स लॉ को 10वीं का ओम्स लॉ को छोड़ के अब 12वीं के करंट इलेक्ट्रिसिटी और एनसीईआरटी लेवल के करंट इलेक्ट्रिसिटी में जा रहे हैं, जहां पर ये जो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा, ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन बेसिक की जरूरत है. तो चले कि लूप और मेश किसको बोले. सो द क्लोज पाथ इन द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क. क्लोज मतलब बंद हो जाने वाली ऐसी चीज, जैसा ये एक है, ये यहां ये जो सिस्टम है, इसमें से आने जाने के लिए रास्ता है, ये ओपन है. लेकिन अगर यही दरवाजा मैं बंद कर दूं, यही दरवाजा बंद कर दूं, तो अब सिस्टम में कोई चीज ना आ सकती ना जा सकती. ये जो पार्ट बन गया, अब ये हो गया क्लोज. ये क्लोज पार्ट बन गया अंदर का. सो द क्लोज पाथ इन द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज कॉल्ड एज लूप, और उसका नाम, उसको मेश भी बोल पाएंगे हम. द क्लोज पाथ इन द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज कॉल्ड एज लूप और मेश. यहां पर तीसरी डेफिनेशन अपने पास आ गई. तो समझ लो यहां की सिचुएशन के हिसाब से, अगर मैं देख रहा हूं कि ये दो डिवाइसेस मैंने पैरेलल में कनेक्टेड कर दिए,
दो डिवाइस पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद मुझे पता चल रहा है कि ये करंट, ये नामकरण कर देता मैं इसका ए बी, ये यहां पे सी और यहां पे डी। ओके, ए बी सी डी। ये जो अंदर का पार्ट आप लोगों को दिख रहा ना, ये है क्लोज पाथ। ये जो अंदर का पाथ है पूरा, इसको बोलते हैं क्लोज पाथ और इसी को बोलते हैं अपन लूप। ओके, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में ये लूप है। द क्लोज पाथ, ए नामकरण कर दिया, ए बी सी डी। द क्लोज पाथ इन द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज कॉल्ड एज लूप और मेश। दिस इज नथिंग बट द क्लोज पाथ। ओके, इसी को क्लोज पाथ बोले, मेश और लूप। ओके, तो ये है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के बारे में हल्की हल्की जानकारी। अब और अपन थोड़ा सा इसके अगर अंदर जाए हम, तो पता चला कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में ब्रांच होते हैं। नेटवर्क कॉम्बिनेशन हो सकता, ब्रांच, नोड हो सकता है, मेश और लूप हो सकती है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ओके, अब रियल इलेक्ट्रिकल सिस्टम की तरफ अगर हम जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर रियल इलेक्ट्रिकल सिस्टम की तरफ जाते हैं, तो रियल इलेक्ट्रिकल सिस्टम में देयर मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड parallel connection of the electrical component. There may be a combination of series and parallel combination of electrical network. Electrical network ऐसा भी हो सकता जिसमें 1 और 2 नंबर का डिवाइस सीरीज में जुड़ा हुआ है, ये 3 और ये 4, 5, 3 और 5 जो है, और ये 3 और 5 जो है पैरेलल में जुड़े हुए हैं, उनके पैरेलल कॉम्बिनेशन में चौथा सीरीज में जुड़ा हुआ है। और ये 3 कॉम्बिनेशन यानी 1 2 3 ये सारे आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं। ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हो सकता कि जिसमें वोल्टेज और करंट को मेंटेन करने के लिए सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में डिवाइसेस को जोड़कर करंट और वोल्टेज को मेंटेन करना है, पावर को मेंटेन करना है, कम से कम पावर का यूटिलाइजेशन करना है, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट, पावर का कम से कम मिनिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए, ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये ऑप्टिमाइजेशन के प्रॉब्लम्स बड़े डिटेल में सॉल्व करने पड़ते हैं कि पावर को मिनिमाइज कैसा कर लेंगे हम सिस्टम में, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। तो ये है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। अब इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इस डिवाइस के लिए कुछ करंट चाहिए। जैसा ये एसी लगा दिया, इस डिवाइस के लिए कुछ करंट चाहिए, और यहां से जो भी सप्लाई आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये जो सप्लाई आ रहा है यहां से, ये जो भी सप्लाई है, ये सप्लाई ने इसको मेंटेन करना चाहिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। तो कौन से ब्रांच में कितना करंट चाहिए, कौन से ब्रांच में, ये ब्रांच हो गई, ये 1 और 2 वाली, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है। जहां पर भी आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे वो आपकी ब्रांच है। तो कुल मिला के अगर यहां पे देखा तो ये एक ब्रांच, 2 दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच, चौथी ब्रांच, 5वीं ब्रांच, 5 ब्रांचेस है इसके अंदर। और नोड कितने हैं, ऐसा पॉइंट जहां पे करंट स्प्लिट और इनकमिंग और आउटगोइंग हो सकता। तो ये यहां पे ये पहला पॉइंट आया, यहां पे करंट इधर जा रहा है, ये नोड बन गया। यहां पे आया, ये करंट यहां से 2 पार्ट में डिसॉल्व हो सकता, इधर जा सकता, इधर जा सकता। ये भी नोड है, 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 ये भी नोड है। यानी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में ऐसे पॉइंट जहां पर जो है वो करंट स्प्लिट हो रहा, वो नोड है। और ये एक यहां की सिचुएशन के हिसाब से ये एक क्लोज पाथ है, ये एक क्लोज पाथ है, ये एक क्लोज पाथ है। और दूसरे कॉम्बिनेशन में अपन देख सकते हैं कि अगर ये इसकी एलिमेंट को छोड़ा तो ये एक क्लोज पाथ है, ये एलिमेंट को छोड़ के हम एनालिसिस कर सकते हैं। ये यहां पे ये एक बड़ा सा क्लोज पाथ है। यानी जब हम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क विल बिकम्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रांच, नोड एंड लूप और मेश। क्यों ये कॉम्बिनेशन कर रहे थे, क्यों? क्योंकि पावर को मेंटेन करना था। वोल्टेज और करंट को के कॉम्बिनेशन में पावर को मेंटेन करने के लिए सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को यूज करके इलेक्ट्रिकल सिस्टम बना दिया। तो यहां पर कौन से पार्ट में कितना करंट है, कितना वोल्टेज है, ये सारा मालूम करने के लिए किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट ने 2 लॉज दिए। ओके, किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट ने 2 लॉ दिए। अभी हम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में 2 लॉज पढ़ने वाले हैं। पहला लॉ है किरचॉफ, ओके, किरचॉफ्स करंट लॉ। ओके, करंट लॉ, पहला लॉ
किरचॉफ करंट लॉ, यानी इसको हम बोल सकते हैं करंट लॉ, ओके, किरचॉफ करंट लॉ, ओके, इसको हम केसीएल, ओके, किरचॉफ करंट लॉ केसीएल बोल सकते हैं। या फिर करंट जो है वो नोड से रिलेटेड है तो इसका दूसरा नाम लॉ ऑफ किरचॉफ नोड लॉ भी बोल सकते हैं इसको, नोड लॉ, ओके, नोड लॉ, ओके, पहला लॉ, ओके, केसीएल किरचॉफ करंट लॉ, नोड लॉ, नोड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पहला लॉ। मैंने बोला कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है वो सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन में रह सकता, और सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन क्यों बनाते हैं? पावर को मेंटेन करने के लिए सीरीज और कॉम्बिनेशन, पावर सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अब उसमें कौन से कंपोनेंट में कितना करंट जा रहा, रिक्वायरमेंट वोल्टेज की कितनी है, ये सारा मेजर करने के लिए कुछ लॉज हैं कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहला लॉ है करंट लॉ, और दूसरा लॉ है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ओके, किरचॉफ, ओके, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ओके, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ओके, वोल्टेज लॉ। इसको अपन केवीएल भी बोल सकते हैं और इसको मेश लॉ भी बोलते हैं, ओके, मेश लॉ, मेश और लूप लॉ, ओके, मेश और लूप लॉ, ओके। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क था, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन थी, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ने आपको ब्रांच, नोड और मेश और लूप दे दिया। अब उसको कैसा सॉल्व करना, उसके लिए ये जो दो लॉ है, एक है केसीएल किरचॉफ करंट लॉ, नोड लॉ बोलते हैं उसको, दूसरा बोलते हैं वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, मेश लॉ और लूप लॉ भी उसको अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि करंट लॉ क्या है, नोड लॉ क्या है, केसीएल क्या है। ओके, तो चल रहे हैं अपन नंबर 1 में कि केसीएल किरचॉफ करंट लॉ। ओके, किरचॉफ का करंट लॉ क्या है? तो किरचॉफ ने बोला कि द समेशन ऑफ द करंट एट द जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। पहला लॉ सिंपल सा लॉ है कि द समेशन ऑफ द करंट एट द जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। जंक्शन पर या नोड पर करंट जो है वो हमेशा जीरो होता है। तो यानी अगर मैंने बात किया कि यहां पर एक मेरे पास नोड है, एक ये करंट है आया इधर, फॉर एग्जांपल ये दूसरा करंट आया, ओके, और ये यहां से ये जो करंट गया, ये जो है वो 2 एम्पियर का है, ये जो है वो 3 एम्पियर का है, ये जो है वो 5 एम्पियर का है, फॉर एग्जांपल, सिंपल दिख रहा। तो किरचॉफ ने बोला कि द जंक्शन पर जंक्शन, ये जंक्शन से एसोसिएटेड करंट जो है, द समेशन ऑफ द करंट एट द जंक्शन इक्वल टू जीरो। यानी इस जंक्शन से एसोसिएटेड करंट कितने हो गए अपने पास? 1 2 3। तो ये किरचॉफ के लॉ से के हिसाब से द सम ऑफ द करंट इक्वल टू जीरो, यानी 2 + 3 ये करंट प्लस 5 दिस इज इक्वल टू जीरो। नॉट पॉसिबल, मैथमेटिक्स अलाउ नहीं करेगा। रॉन्ग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स। 2 + 3 + 5 इक्वल टू जीरो, 10 इक्वल टू जीरो, नॉट पॉसिबल। 10 इक्वल टू नेवर बी जीरो। गलत हो गया लॉ, क्योंकि किरचॉफ ने बोला कि समेशन ऑफ द करंट एट द जंक्शन इक्वल टू जीरो। अरे भाई हमने तो तीनों भी करंट को सम कर दिए, उसका सम तो 10 आ रहा, आप बोलते हो कि वो जीरो होना चाहिए। नॉट पॉसिबल। कैसा होगा? नहीं। तो whenever we are using this law, we have to use the sign convention of these law. Okay, first of sign convention of these law. So the sign conventions are, okay, sign conventions of these law are the incoming current, incoming current can be taken as positive. ये sign है। Incoming current can be taken as positive and outgoing current can be taken as negative. This is nothing but the sign convention. तो अब बराबर है। अब अगर इसमें मैं लॉ लगाता हूं कि जंक्शन पर करंट एसोसिएटेड कितने हैं, तो 3 है। ओके, जंक्शन पर करंट 3 है। इनकमिंग करंट इज पॉजिटिव एंड आउटगोइंग करंट इज निगेटिव। सो इनकमिंग करंट पॉजिटिव मतलब 2, द समेशन ऑफ करंट एट द जंक्शन इक्वल टू 0। किरचॉफ का लॉ इसमें लगा रहा, देख रहा हूं बैठता क्या बराबर। तो इनकमिंग करंट 2, ये भी इनकमिंग करंट जो है वो 2 3, ये आउटगोइंग है।
According to the sign convention, outgoing current is taken as negative, so it is -5. This is equal to 0. Absolutely right. 5 minus 5, this is equal to 0, 0 equal to 0. Okay, this is absolutely right. So Kirchhoff says that in any electrical network, the current coming towards the junction and going away from the junction, these two are equal thing. Yani the summation of the current at the junction is equal to 0. Incoming current is always equal to outgoing current, and if you want to make it as a 0, so the sum of all the currents will become 0. Means what is the role of this junction then? Junction is just a point in the electrical network which provides the path to the current. Here we are not generating the current. It is not the generator. It is just a point in the electrical network. You can say that अगर यहाँ पे कोई करंट आ रहा है, इसने तो 5 एम्पियर का करंट जनरेट कर दिया, इसके बाद node is not generating the current. Node is just a point in the electrical network. Current coming at the junction and leaving the junction. So this is nothing but the junction law represents the law of conservation of the charge. Basically, the current is nothing but the rate of flow of charge with respect to time. This is nothing but the current. So if the current is not created here, जो आया वो गया, और ना ये 5 आया था 5 ही गया, 4.9 भी नहीं गया, 4.9 भी नहीं गया, यहां से 4.99 भी नहीं गया, 5 आया था 5 गया. तो इस जंक्शन ने करंट को डिस्ट्रॉय भी नहीं किया, यानी चार्जेस को डिस्ट्रॉय भी नहीं किया, ना जनरेट किया. तो हम कह सकते हैं यहां पर कि एट द जंक्शन देयर एग्जिस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज. Charge can't be created nor be destroyed, but one content of the charge can be converted into another content of the charge. Like that, energy can't be created nor be destroyed, but one form of energy is converted into another form, as you are well known to that. So likewise, the KCL, if you talk about the KCL supports the law of conservation of the charge. Charge can't be created nor be destroyed. जितने चार्ज आए थे उतने ही चार्ज चले गए. और मैथमेटिक्स का फॉर्म बोलता है इसका कि समेशन ऑफ द करंट एट द जंक्शन इक्वल टू 0, and whenever you are applying the mathematics into the electrical network, you have to follow the sign conventions. Okay, bas sir, okay, you have to follow the sign conventions, the positive and the negative. Likewise, so this is nothing but the KCL. It supports the law of conservation of the charge. And when we will talk about the Mason loop, that law, the second law I am introducing now, and I will teach that law into the next lecture, that is law of conservation of energy. Here the law of conservation of the charge, we are talking about law of conservation of charge. And when we will go into the KVL, second law, in the next lecture, okay, the KVL, we are dealing with the law, we will deal with the law of conservation of energy. Are you getting? Okay. So let us consider one simple example related to this KCL. KCL से related आप एक simple example अगर consider करते हो, तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करूंगा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कि ये एक करंट है, ओके, ये एक करंट है, 3 एम्पियर का ये करंट है. ये जो करंट है ये जो है वो 5 एम्पियर का करंट है, ओके. और ये जो करंट है यहाँ पर, जो यहाँ से निकला ये 6 एम्पियर का करंट है, ओके. तो मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूँ, ओके, कि ये करंट कितना, ओके, ये करंट कितना. फॉर एग्जांपल मैं एक प्रॉब्लम बनाया यहाँ पे, 2 एम्पियर का करंट ये है, ओके, 2 एम्पियर का करंट ये है. तो मैंने आप लोगों को पूछा कि अगर ये एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है और उसमें कुछ ब्रांचेस के कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं, सिंपल एक बनाया आप लोगों के लिए समझने के लिए, और मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूं कि इस ब्रांच में कितना करंट है. तो आप लोगों को यहाँ पे अंदाजा लगाना पड़ेगा कि ये जो जंक्शन है ये 3 इधर से आया था लेकिन यहाँ पे 5 बन गया, इसका मतलब यहाँ पे 2 था, ओके. वी आर नॉट डीलिंग विद दैट, वी नीड दिस.
तो ये 5 है, इधर से 2 आया, ये यहाँ पे 7 बन गया, 7 एम्पियर बन गया। ये जंक्शन, ये 2 आया, यहाँ से 5 आया, ये 7 बन गया। ये 7 में से 6 इधर चला गया, तो ये कितना फिर, ये 1। यानी द समेशन ऑफ द करंट एट द जंक्शन इज 0, मीन्स इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। समेशन ऑफ द करंट एट द जंक्शन इज 0। सो ये बन गया अपना 1 एम्पियर का सिंपल सा एग्जांपल है। ओके, वी आर नॉट डीलिंग विद दिस। 3 एम्पियर था, 2 इधर से आया होगा, नहीं दिया था, कोई लोड नहीं है। यहाँ पे 5 है, ये 5 और ये 2 7, ये 7 में से 6 गया, इधर आया 1 एम्पियर। सिंपल सी प्रॉब्लम बात करेंगे। फिर और इसमें कॉम्प्लिकेशंस और जब इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स इसमें कंपोनेंट और डिवाइसेस इन्वॉल्व हो जाएंगे और वहां पे हमको केवीएल केसीएल का कैसा यूज करना है, वी विल गो इनटू द डिटेल इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर। विल कंटिन्यू इन द लेक्चर with the KVL, Kirchhoff voltage law, where we will deal with the EMF, electromotive force, potential difference and combination into the sum and difference of the potential difference and EMF. Thank you very much. Thank you.